हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज विद अरविंद सिंगारिया पर हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे और टॉपिक का नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम निम्न कंटेंट को पढ़ेंगे। पहले कभी वायरस का जो है जनरल इंट्रोडक्शन, दूसरा तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना, तीसरा तंबाकू मोज़ेक वायरस का स्रोत और उनका संचरण, फिर तंबाकू मोज़ेक वायरस का डिजीज साइकिल, फिर तंबाकू मोज़ेक वायरस के पौधों पर लक्षण, और फिर तंबाकू मोज़ेक वायरस का नियंत्रण और जो रोग है उसका प्रबंधन, डिजीज मैनेजमेंट। ये चीज़ें आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है और बढ़िया मैटर इसके लिए प्रिपेयर किया गया है। तो आप सभी जो है ध्यान लगाकर जो है एक बार इसे पूरा वॉच कीजिए। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है तंबाकू मोज़ेक वायरस। फ्रेंड्स, तंबाकू जो है, तंबाकू सोलेनेसी कुल का एक प्लांट है। तंबाकू को निकोटियाना टोबैकम कहते हैं, जो निकोटीन प्राप्त करने का जो है मेन सोर्स। तंबाकू मोज़ेक वायरस, तो तंबाकू हो गया सोलेनेसी का प्लांट। मोज़ेक मीन्स एक ऐसी पिक्चर जो कई रंगीन छोटे छोटे खंडों से बनाई गई। एक ऐसी तस्वीर जिसे बहुत सारे रंगीन छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया हो। इस प्रकार की जो तस्वीर को या इस प्रकार के पैटर्न को मोज़ेक पैटर्न कहते हैं, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए इस तस्वीर में आपको छोटे छोटे जो है धब्बे दिखाई देंगे। आपको विभिन्न प्रकार के कलरफुल छोटे छोटे पैचेस दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर। तो ये इस प्रकार का जो पैटर्न है, इस प्रकार का पैटर्न मोज़ेक पैटर्न कहलाता है। तो मोज़ेक पैटर्न क्या हो गया कि भाई एक ऐसी तस्वीर जो विभिन्न प्रकार के रंगीन छोटे छोटे पैचेज या धब्बों से बनती है। तो तंबाकू मोज़ेक वायरस क्या करता है? तंबाकू मोज़ेक वायरस भी तंबाकू की पत्तियों के ऊपर ऐसे धब्बे बना देता है, तो उसे मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मोज़ेक शब्द से जो है अब आप परिचित है कि मोज़ेक का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस का जो साइंटिफिक नेम है प्रोटोवायरस टोबैकी। तंबाकू मोज़ेक वायरस का वैज्ञानिक नाम प्रोटोवायरस टोबैकी है। और यहाँ पर वापस मोज़ेक पैटर्न का मतलब समझाया गया है। आप इस स्लाइड में देखिए। A mosaic pattern or picture formed from small regularly or irregularly shaped pieces of colored block and parts। कि भाई एक मोज़ेक पैटर्न या एक प्रकार की ऐसी तस्वीर, मोज़ेक तस्वीर, ये बहुत सारे छोटे छोटे नियमित और अनियमित विभिन्न प्रकार के रंगों के ब्लॉक्स या टुकड़ों से बनती है। नीचे लिख रखा है, आर्ट कंसिस्टिंग ऑफ अ डिजाइन मेड ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास। कि एक ऐसी डिजाइन जो विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों से बनी हुई होती है। सबसे नीचे रंगीन टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया चित्र मोज़ेक पैटर्न कहलाता है। तो जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है वो तंबाकू की पत्तियों पर विभिन्न प्रकार के धब्बे बना देता है। तो इस प्रकार के पैटर्न को मोज़ेक पैटर्न कहते हैं। तो तंबाकू की पत्तियों में मोज़ेक पैटर्न किस वायरस के कारण आया? तंबाकू मोज़ेक वायरस के कारण। तंबाकू जो पादप है सोलेनेसी या धतूरा कुल का पादप है। जो टोबैको जो प्लांट है वो सोलेनेसी फैमिली का है। और टोबैका का जो बॉटनिकल नेम है, तो टोबैका का बॉटनिकल नेम यहाँ लिख रखा है निकोटियाना टोबैकम, जिससे निकोटीन प्राप्त होता है, जो सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह इत्यादि में जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वापस मोज़ेक को अच्छे से समझने के लिए मोज़ेक के और मतलब दिए गए हैं। चित्रकबरी तस्वीर, धब्बेदार चित्र, पैचेज वाला जो पिक्चर होती है वो मोज़ेक पिक्चर, पच्चीकारी, छोटे छोटे टुकड़ों से बनाई गई तस्वीर, या फिर जड़ाऊ काम, जिसमें बहुत सारी जो है अपन कहे कि अलग अलग चीज़ें जो है लगाई गई हो। फिर आता है मोज़ेक डिजीज। तो वो तो मोज़ेक का मतलब हो गया कि एक ऐसी पिक्चर जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे विभिन्न रंगों के टुकड़े यूज लिए गए, वो मोज़ेक पैटर्न या मोज़ेक तस्वीर। अब मोज़ेक डिजीज क्या है? तो मोज़ेक डिजीज का मतलब फ्रेंड्स, सोलेनेसी कुल के पादपों के अंदर वायरसों के द्वारा मोज़ेक रोग होता है। और उस मोज़ेक रोग के लक्षण क्या है
कि पादप की पत्तियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पैचेज दिखाई देते हैं। यही मोज़ेक डिजीज है। ओके, यहाँ जो लिखा हुआ है वो हम रीड करते हैं। वायरस जनित रोग जो सोलेनेसी कुल के पादपों जैसे कि टमाटर, आलू, बैंगन और तंबाकू में होता है। पादप की पत्तियों पर धब्बेदार चकते बन जाते हैं। पादप की पत्तियों पर धब्बेदार पैचेज या चकते बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मोज़ेक डिजीज। फ्रेंड्स, हम तंबाकू मोज़ेक वायरस पढ़ रहे हैं और तंबाकू मोज़ेक वायरस में आप इस स्लाइड में देखिए, आपको यहाँ पर जो है छड़नुमा या रॉड शेप या नीडल जैसी संरचनाएं दिख रही है। आपको यहाँ पर ये नीडल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये तंबाकू मोज़ेक वायरस है। तंबाकू मोज़ेक वायरस की जो शेप होती है वो सिंपल रॉड शेप या नीडल शेप होती है। तो आपको ये बहुत सारी जो रॉड या नीडल शेप जो संरचनाएं दिख रही है, ये एक्चुअल में तंबाकू मोज़ेक वायरस है। इस साइड देखिए आप, ये तंबाकू मोज़ेक वायरस, तंबाकू मोज़ेक वायरस की संरचना। आप जानते होंगे कि एक वायरस जो है असेल्यूलर होता है। वायरस को सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, क्योंकि कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान ने दी, उन्होंने बताया था कि भाई जो नए जीव की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित किसी जीव से होती है या फिर नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित किसी कोशिका से होती है, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये सेल थ्योरी का जो है खंडन करता है वायरस। वायरस जो है, वायरस के शरीर के अंदर या फिर वायरस का जो भी अपन कहे कि उसकी बॉडी होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस में केवल उसका न्यूक्लिक एसिड और उसके चारों ओर का प्रोटीन कोट या जो प्रोटीन का जो आवरण होता है, यही दो चीजें पाई जाती हैं। वायरस में या तो न्यूक्लिक एसिड होगा जो डीएनए या आरएनए में से एक होता है, और उसका होता है प्रोटीन कोट। इन दोनों के अलावा और कोई भी कोशिकांग वायरस में देखने को नहीं मिलता। वायरस को असेल्यूलर कहते हैं, अकोशिकीय कहते हैं, क्योंकि ये स्लाइडेन और स्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार खरे नहीं उतरते। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है, योजक कड़ी माना जाता है, कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। वायरस का मल्टीप्लिकेशन केवल और केवल जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर ही होता है। जब वो होस्ट सेल से बाहर होते हैं तब वो डोरमेंट फेज में पड़े रहते हैं, सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं, कोई किसी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन नहीं दर्शाते। तो वायरस इज ओनली अ पैथोजेनिक एजेंट, नॉट अ ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इस स्लाइड में आपने देखा कि आपको विभिन्न प्रकार की जो छड़नुमा संरचनाएं दिखाई दी, ये टीएमवी वायरस है। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे हैं टीएमवी वायरस का जो है थोड़ा बड़ा डायग्राम। तो फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस वाले, तो आपको ये छोटी छोटी जो सब यूनिट्स दिखाई दे रही है, ये जो भी छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं, इन सब यूनिट्स को कहते हैं कैप्सोमियर। ये प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये जो अपन कह रहे हैं इसको, ये कैप्सोमियर, ये सारी कैप्सोमियर मिलकर के इस टीएमवी के वायरस के प्रोटीन कोट का निर्माण कर रही है, प्रोटीन आवरण का निर्माण कर रही है इसके चारों ओर। सभी कैप्सोमियर वायरस न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर एक प्रोटीन के आवरण का निर्माण करती है। इस प्रोटीन के आवरण को सम्मिलित रूप से कैप्सिड कहते हैं, सम्मिलित रूप से कैप्सिड कहते हैं इस प्रोटीन के आवरण को। तो वायरस में जैसे कि मैंने पहले बताया कि दो चीज़ें ही पाई जाती हैं, एक तो उसका न्यूक्लिक एसिड और दूसरा उसका प्रोटीन का आवरण। तो इस टीएमवी के अंदर ये तो हो गया इसका आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, और ये हो गई उसका प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट को कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड जिन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। इस डायग्राम में देखिए आप, ये एक कैप्सोमियर, ये जो आप देख रहे हैं ये आरएनए है, और ये सारे जो इस आरएनए के चारों तरफ हेलिकल शेप में व्यवस्थित हैं, ये सारे कैप्सोमियर है। एक टीएमवी के वायरस के अंदर लगभग 2130 कैप्सोमियर पाए जाते हैं। हम इन सभी चीजों के बारे में आगे बात करते हैं। टीएमवी वायरस की जो लेंथ है, टीएमवी वायरस की लंबाई 300 नैनोमीटर मानी जाती है। और हम पहले वाले टॉपिक में जिसमें हमने सेल साइज के बारे में पढ़ा था, तो विभिन्न प्रकार की सेल्स की साइज के मध्य कंपैरिजन किया था।
जैसे हमने वहाँ पर बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो टीएमवी है, टीएमवी की जो लंबाई होती है वो 300 नैनोमीटर होती है। तो 300 नैनोमीटर को हम 3000 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। और जो टीएमवी है, जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, तंबाकू मोज़ेक वायरस की विड्थ, ये विड्थ डायामीटर, तंबाकू मोज़ेक वायरस का डायामीटर, तंबाकू मोज़ेक वायरस का डायामीटर 18 नैनोमीटर होता है। 18 नैनोमीटर को हम कह सकते हैं 180 एंगस्ट्रॉम। तो तंबाकू जो मोज़ेक वायरस है उसकी ये लंबाई हो गई 300 नैनोमीटर और ये जो चौड़ाई है ये हो गई 18 नैनोमीटर। तो लंबाई 300 नैनोमीटर या 3000 एंगस्ट्रॉम और चौड़ाई डायामीटर या फिर व्यास 18 नैनोमीटर या 180 एंगस्ट्रॉम। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में देखिए जो टीएमवी वायरस के बारे में जो कॉमन डाटा आप सभी को याद रखना है वो यहाँ पर शो हो रहा है आपको, और इसको याद करना है। जैसे कि हम एक एक करके यहाँ देखते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए टीएमवी वायरस की लंबाई 300 nm और 1 nm बराबर चूँकि 10 एंगस्ट्रॉम होता है तो 300 नैनोमीटर बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम। टीएमवी वायरस का डायामीटर अभी अपन ने बात करी 18 नैनोमीटर होता है, तो 18 नैनोमीटर को हम 180 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। तंबाकू मोज़ेक वायरस का मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार, तो तंबाकू मोज़ेक वायरस का आणविक भार लगभग 40 मिलियन डाल्टन होता है। इसको आप याद रखिएगा। तंबाकू मोज़ेक वायरस का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 40 मिलियन डाल्टन होता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस जो एक सिंपल रोड शेप या निडल शेप होता है उसमें आरएनए हेलिक्स का डायमीटर कितना होता है 8 nm, या जिसे हम 80 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। 8 nm या 80 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। 1 मिनट आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम में देखिए, आप इस डायग्राम में देख रहे हैं ये है कैप्सोमियर। ये जो पत्तीनुमा संरचना है आपको इस सर्कल के चारों ओर दिख रही है वो कैप्सोमियर है। और ये जो आपको डार्क किया हुआ हेलिक्स दिखाई दे रहा है ये आरएन है। ये तंबाकू मोज़ेक वायरस का आरएनए है। ये जो आरएनए है इस आरएनए का डायमीटर होता है, ये लिख रखा है यहाँ पर 80 एंगस्ट्रॉम। जैसे कि ये यहाँ से लगाकर ये आरएनए, इतना आरएनए, ये आरएनए का डायमीटर है। तो ये लिख रखा है यहाँ पर 80 एंगस्ट्रॉम। ये तो आरएनए का व्यास हो गया। जो आरएनए की जो कुंडली होती है, जो हेलिक्स होती है, उसका डायमीटर होता है 8 nm या 80 एंगस्ट्रॉम। ये जो सेंट्रल कोर है, फिर ये सेंट्रल कोर अंदर वाला, इस सेंट्रल कोर का डायमीटर होता है 4 nm या 40 एंगस्ट्रॉम। 4 nm या 40 एंगस्ट्रॉम। और पूरा जो डीएनए और जो पूरा अपना ये टीएमवी है, टीएमवी का अभी अपन ने डायमीटर बताया था। पूरे तंबाकू मोज़ेक वायरस का जो डायमीटर कितना होता है तो वो 18 नैनोमीटर होता है। 18 नैनोमीटर को हम 180 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। वापस हम इस स्लाइड में आए तो आरएनए हेलिक्स का डायमीटर कितना हो गया 80 एंगस्ट्रॉम। केंद्रीय क्रोड सेंट्रल क्रोड का डायमीटर कितना है 4 nm और 4 nm को हम 40 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। टीएमवी की आरएनए की लेंथ कितनी होती है? तो तंबाकू मोज़ेक वायरस के आरएनए की लंबाई लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड होती है। फ्रेंड्स, जब आप डिफरेंट किताबों में देखेंगे तब आपको ये डाटा थोड़ा सा वेरी करता हुआ मिलेगा। यहाँ जैसे 6400 न्यूक्लियोटाइड लिख रखा है, किसी में 6300 न्यूक्लियोटाइड, किसी में ओनली 6000 न्यूक्लियोटाइड। तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, आप इतना सा ध्यान रखें, लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड टीएमवी के आरएनए की लंबाई होती है। फिर जो है तंबाकू मोज़ेक वायरस के आरएनए का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है 22 मिलियन। फिर जो तंबाकू मोज़ेक वायरस है, तंबाकू मोज़ेक वायरस के चारों ओर के आवरण को कहते हैं कैप्सिड, जो प्रोटीन से निर्मित होता है। और वो आवरण छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कैप्सोमियर कहते हैं।
तो यहां पर लिख रखा है कि जो टीएमवी का जो कैप्सिड है, जो टीएमवी का जो प्रोटीन का आवरण है, वो कितनी सब यूनिट से बना हुआ होता है? तो 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बना हुआ होता है टीएमवी का कैप्सिड। नेक्स्ट, टीएमवी के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? तो 94.4:5.6 प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का अनुपात होता है तंबाकू मोजेक वायरस। पूरे टीएमवी में आरएनए की कितनी कुंडलियां होती है टोटल? तो आरएनए की टोटल हेलिक्स होती है 130। प्रत्येक कुंडली में कैप्सोमियर की संख्या होती है 16 और उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है, जो आरएनए है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। और पूरे न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसा कि हमने यहाँ बात करी, 6400 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो जब पूरे टीएमवी में 130 कुंडलियां हैं आरएनए की, तो एक कुंडली के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड है? एक कुंडली के अंदर न्यूक्लियोटाइड 49 है। और एक कुंडली के अंदर उसके चारों ओर कैप्सोमियर कितने हैं? ये कैप्सोमियर एक कुंडली में कितने हैं? तो ये एक कुंडली में होते हैं 16 कैप्सोमियर। तो ये जो डाटा है इस स्लाइड में जो दे रखा है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये डायग्राम हमने अभी डिस्कस किया था। वापस एक बार हम जनरल सी बात करेंगे। तो ये टीएमवी है, जो सिंपल रोड शेप या नीडल शेप है। हमने लंबाई की बात करी तो लंबाई 300 नैनोमीटर या 3000 एंगस्ट्रॉम। इसके विड्थ की जब बात करी हमने, तो विड्थ को बताया 18 नैनोमीटर या 180 एंगस्ट्रॉम। फिर जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये जो टीएमवी है, उसका पूरा का व्यास तो जो है 18 नैनोमीटर या 180 एंगस्ट्रॉम होता है, लेकिन केवल इसके जो आरएनए का जो व्यास है, आरएनए का व्यास केवल 8 नैनोमीटर या 80 एंगस्ट्रॉम होता है। और जो ये केंद्रीय क्रोड है, सेंट्रल क्रोड, इसका जो डायामीटर है वो 4 nm या 40 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। पुनः ये डायग्राम, ताकि आपको चीज़ें पूरी तरीके से याद हो। तो ये टीएमवी का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम, ये टीएमवी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम। ये बीच में जो है आरएनए है, जिसकी 130 हेलिक्स कुंडलियां हैं, और ये सभी प्रोटीन की इकाइयाँ हैं, ओप इकाइयाँ हैं, जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। और कैप्सोमियर सम्मिलित रूप से एक आवरण बनाते हैं, जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये इधर वाला हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में जानने से पहले हम वायरस के बारे में कुछ बात करते हैं। पहले वायरस की खोज 1892 में डी इवानोस्की ने की। डी इवानोस्की ने तंबाकू मोजेक वायरस की खोज की। एक्चुअल में तंबाकू मोजेक वायरस अन्य वायरसेस से आकार में थोड़ा बड़ा होता है। तो इवानोस्की ने तंबाकू मोजेक वायरस की खोज की, तथा जो स्टैनले ने तंबाकू मोजेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। और स्टैनले को इसके लिए 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला। जो वायरस है, वायरस अकोशिकीय होते हैं, सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माने जाते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं, फेमस एक्सेप्शन है कोशिका सिद्धांत के। पैथोजेनिक एजेंट होते हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं, लेकिन केवल और केवल होस्ट सेल में। और जब ये होस्ट सेल के बाहर होते हैं तब डोरमेंट फेज में होते हैं, एकदम सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार की एक्टिविटी ये नहीं शो करते। लेकिन काफी समय तक होस्ट सेल के बाहर रहने पर भी ये अपना जीवन कैसे न कैसे बचाए रखते हैं। और जैसे ही वापस ये होस्ट सेल के टच में आते हैं, तब वापस जो है अपना मल्टीप्लिकेशन चालू कर देते हैं। हम इस स्लाइड में देखते हैं क्या क्या लिख रखा है। वायरस अत्यंत सूक्ष्म रोगकारी कारक है, पैथोजेनिक एजेंट है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी माना जाता है, क्योंकि ये केवल जीवित कोशिका में ही वृद्धि और जन्म कर सकते हैं।
जब ये केवल होस्ट सेल में होंगे, परपोषी कोशिका में होंगे, होस्ट सेल का मतलब वायरस जंतुओं और पादपों को अफेक्ट करते हैं, रोगी बनाते हैं। तो होस्ट सेल का मतलब जिसमें ये एंटर करके अपना मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वह सेल होस्ट सेल या परपोषी कोशिका कहलाए। जैसे हम किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो रहे हैं या तंबाकू मोजेक वायरस से तंबाकू का पादप इन्फेक्ट हो रहा है, तब तंबाकू का पादप होस्ट कहलाएगा, परपोषी कहलाएगा, क्योंकि ये पर का पोषण करता है, मीन्स दूसरे का पोषण कर रहा है। यहाँ पर तंबाकू मोजेक वायरस का जो ये मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, तो इसलिए वो होस्ट कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। वायरस की खोज इवानोव्स्की ने की, और इवानोव्स्की ने जो है ये रशियन बॉटनिस्ट थे भाई। इवानोव्स्की जो है रशियन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने 1892 में जो है वायरस की खोज की है, और जो वायरस खोजा इन्होंने वो तंबाकू मोजेक वायरस था। और तंबाकू मोजेक वायरस का जो क्रिस्टलीकरण है वो स्टैनले ने 1935 में किया, 1935 में किया। Stanley purified the tobacco mosaic virus and made one of the most surprising discoveries. A virus has properties definitive of both living and non-living matter. एक वायरस में जीवित और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। जब वो होस्ट सेल के अंदर रहता है तब वो कुछ एक्टिविटी शो करता है, जैसे कि वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, अपने नंबर को बढ़ाता है, अपना गुणन करता है, तो वो एक्टिविटी शो कर रहा है। लेकिन जब वो होस्ट सेल के बाहर होता है तब वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करता, वो अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता। तो एक वायरस के अंदर सजीव और निर्जीव दोनों के गुण होते हैं। फिर देखिए, फॉर दिस डिस्कवरी स्टैनले रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1946। तो 1946 के अंदर स्टैनले को टीएमवी के क्रिस्टलीकरण के लिए नोबेल प्राइज मिला। वायरस असेल्युलर होते हैं, वायरस असेल्युलर होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन की बनी ऐसी संरचना होती है जिसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। तो वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, और उस वायरस के चारों ओर, उस वायरस के न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर प्रोटीन का एक आवरण होता है। तो ये दो चीजें ही वायरस के अंदर पाई जाती है केवल, एक तो उसका प्रोटीन का आवरण और एक उसमें पाया जाने वाला डीएनए या आरएनए। वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए अथवा आरएनए होता है। अब हम तंबाकू मोजेक वायरस के बारे में यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि तंबाकू मोजेक वायरस एक सरल छड़ाकार रोड शेप या सुई के समान नीडल शेप वायरस होता है, जिसकी लंबाई 300 नैनोमीटर और जो चौड़ाई या व्यास है वो 18 नैनोमीटर होती है। उसके मध्य में, तंबाकू मोजेक वायरस के मध्य में आरएनए पाया जाता है जिसकी लंबाई 6400 न्यूक्लियोटाइड होती है। आरएनए की लगभग 130 कुंडलियां या हेलिक्स पाई जाती है, और प्रत्येक कुंडली में 16 कैप्सोमियर और 49 जो है न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। आरएनए की कुंडली का व्यास 8 नैनोमीटर होता है, केंद्रीय क्रोड का व्यास 4 नैनोमीटर होता है, और पूरे टीएमवी का व्यास 18 नैनोमीटर होता है। ओके फ्रेंड्स, इस स्लाइड में देखते हैं। टीएमवी एक एकल रज्जु की आरएनए वायरस है, सिंगल स्ट्रैंड एक रज्जु, जो अपन बात करते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, केवल एक ही होता है, उसकी कॉपी नहीं होती साथ में। यह एक जीनस टोबोमो वायरस से संबंधित है। वायरस के भी वंश होते हैं, तो ये टोबोमो वायरस जो है उससे संबंधित है। टीएमवी बहुत से पादपों को जो है इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है। यह मुख्य रूप से तंबाकू और सोलेनेसी कुल, हमने पहले भी बात करी, धतूरा कुल, सोलेनेसी को धतूरा कुल कहते हैं। धतूरा इसका जो है रिप्रेजेंटेटिव प्लांट है भाई, सोलेनेसी का दातुरा। तो धतूरा कुल के जो है अन्य पादपों को संक्रमित करता है, जैसे आलू, टमाटर, तंबाकू, हमने इनकी बात करी। जो टीएमवी है वह लगभग 350 विभिन्न पादप प्रजातियों को संक्रमित करता है। टीएमवी जो वायरस है, तंबाकू मोजेक वायरस, ये वायरस जो है पादप में संक्रमण के दौरान एक विशेष प्रकार के पैटर्न के लिए प्रसिद्ध है कि पादप की जो पत्तियां होगी उसकी पत्तियों पर
छोटे छोटे चकते या धब्बे बन जाएंगे। तो ये तंबाकू मोज़ेक वायरस का विशिष्ट लक्षण है कि वो होस्ट प्लांट की लीफ पर जो है छोटे छोटे चकते बना देता है, मोज़ेक पैटर्न बना देता है। टीएमवी सर्वप्रथम खोजा गया वायरस था जो इवानोवस्की है। इवानोवस्की ने जिस वायरस की खोज की थी वो टोबैको मोज़ेक वायरस था। हम जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। टीएमवी वायरस अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जनरल सी बात है, आप लोग जानते हैं। जो टीएमवी अत्यंत जो है छोटा वायरस होता है, वायरसों को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, क्योंकि जब नैनोमीटर और माइक्रोमीटर की बात करते हैं तो बहुत छोटे पैमाने पर हम बात कर रहे हैं। ये रॉड शेप या निडल शेप बंडल्स के रूप में दिखाई देते हैं। हमने अभी पीछे जो डायग्राम था उसमें छोटी छोटी किले जैसी जो संरचनाएं थी वो ऐसे सुइयों या छड़ों के ढेर के रूप में दिखाई देते हैं। फिर टीएमवी वायरस एपियर्स लाइक अ बंडल ऑफ रोड और नीडल्स वही चीज। प्रत्येक रोड की जो लंबाई है वो 300 नैनोमीटर और व्यास 18 नैनोमीटर होता है। टीएमवी वायरस एक न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन आवरण से बना होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। टीएमवी वायरस आरएनए तथा प्रोटीन के आवरण से बना होता है। एकल रज्जु की जो आरएनए होता है वो 6400 सारक लंबा होता है, बेस लंबा होता है। यह आरएनए स्व प्रतिकृति का गुण रखता है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं इसके पास, तो ये अपनी कॉपी बना सकता है। यह परपोषी कोशिका में अपने लिए प्रोटीन सब यूनिट्स का निर्माण करता है। तो जब ये तंबाकू के पादप के अंदर एंटर करेगा तब अपने लिए जो है प्रोटीन की उप इकाइयां बनाएगा, कैप्सोमियर का निर्माण करेगा। फिर टीएमवी के प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड 2130 उप इकाइयों का बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं। कैप्सोमियर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए अणु के चारों ओर कुंडली के रूप में व्यवस्थित रहता है। जो कैप्सोमियर है वो आरएनए के चारों ओर कुंडली के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। आरएनए 130 बार कुंडलित होता है। मैंने आपको बताया कि जो आरएनए पाया जाता है टीएमवी के अंदर वो 130 कुंडलियां बनाता है और प्रत्येक कुंडली में 16 कैप्सोमियर और 49 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये देखो आगे आगे पॉइंट। प्रत्येक कुंडली में 16 कैप्सोमियर और 49 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। प्रत्येक कैप्सोमियर 16 विभिन्न प्रकार के 158 अमीनो एसिड से बना होता है। प्रत्येक जो सब यूनिट्स है कैप्सिड की, कैप्सोमियर जिसे कहते हैं, वो 158 अमीनो एसिड से बनता है। कैप्सोमियर एक नियमित क्रम में आरएनए के चारों ओर हेलिक्स पर पास सटे होते हैं। जो कैप्सोमियर होते हैं वो कैप्सोमियर आरएनए के चारों ओर बहुत नजदीक नजदीक व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट, स्रोत एवं संचरण, सोर्स एवं ट्रांसमिशन। तो जो टीएमवी जो है केवल जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन करता है, लेकिन यह जो मृत ऊतक है, जैसे हम बात करें कि सड़े गले तंबाकू के पादप के जो अंग हो गए, ऊतक हो गए, या सूखी हुई पत्तियां हो गई जो जमीन या मिट्टी में दबे पड़े हैं, तो तंबाकू मोज़ेक वायरस वैसे है, तंबाकू के पौधे में ही गुणन करता है, लेकिन जब वो बाहर मिट्टी में भी होता है तब भी वह सुप्त अवस्था में रहता है, पूरी तरीके से जो है खत्म नहीं होता। जब ये वापस किसी पादप को इन्फेक्ट करेगा तब वापस अपना गुणन प्रारंभ कर देगा। जैसे यहाँ जो लिख रखा है वो देख लेते हैं। लेकिन यह मृत ऊतक में भी जो है सुप्त अवस्था में जीवित रह सकता है, जिससे संक्रमित पौधे के भाग के मरने के बाद भी वर्षों तक वृद्धि कर रहे पौधों को संक्रमित करने की क्षमता बनी रहती है। तो वैसे तो ये जब होस्ट सेल में होता है तब जीवित टाइप अपने कैरेक्टर शो करता है, अपना गुणन करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, अपनी संतति या प्रोजेनी बनाता है। लेकिन जब ये बाहर रहता है तब डोरमेंट फेज में रहता है, और जब भी किसी वापस नए पादप के टच में आएगा तब ये वापस जो है उसको इन्फेक्ट करके अपना गुणन करेगा, अपने संतति पैदा करेगा, अपने संततियों के नंबर बढ़ाएगा। टीएमवी असाधारण रूप से स्टेबल बना रहता है।
4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेबोरेटरी में 50 सालों तक टीएमवी को क्रिस्टलाइज करके रखा, लेकिन फिर भी जो है इसमें संक्रमण करने की क्षमता थी, बनी रही। यहाँ पर यही पॉइंट लिख रखा है। मिट्टी में पड़ा संक्रमित पौधे का जो मलबा होता है, डिबरीज ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, संक्रमण का मुख्य स्रोत होता है। भाई जो मृदा में पड़े हुए जो तंबाकू के पादप के जो अंग प्रत्यंग होते हैं, जो मलबा होता है, उसमें भी वो जो टीएमवी पड़ा रहता है सुप्त अवस्था में, वो वहाँ सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही किसी नए पौधे के टच में आएगा वो वायरस टीएमवी, तब उस पौधे को भी संक्रमित कर देगा। संक्रमित कृषि उपकरणों तथा संक्रमित पत्तियों को स्वस्थ पत्ती पर रगड़ने से भी रोग उत्पन्न हो जाता है। यदि खेत में कोई कुदाली वगैरह या जो भी कृषि उपकरण है वो काम में ले रहे हैं और किसी प्लांट के मलबे के ऊपर वो कृषि उपकरण पड़ गया और उसमें टीएमवी के पार्टिकल थे, तो वो पार्टिकल वहाँ से उस एपरेटस के साथ में किसी नए जो प्लांट है उस पर ट्रांसमिट हो सकते हैं। और यदि अपन एक संक्रमित तंबाकू की पत्ती को स्वस्थ तंबाकू के पौधे की पत्ती पर रगड़ें, तब वह तंबाकू मोज़ेक वायरस उस स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कई एफिड्स का मतलब समझते हैं आप? एफिड्स आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा के फाइलम के इंसेक्टा क्लास से बिलोंग करते हैं। एफिडोडिया जो है इनकी सुपर फैमिली है एफिडोडिया। तो जो एफिड्स है, एफिड्स को गण कहते हैं, गण नाम सुना होगा कभी आप, मोठ में पड़ जाते हैं, गण गुन कहते हैं जिसे। तो एफिड्स बहुत ही छोटे इंसेक्ट होते हैं और ये एफिड्स जो है क्या करते हैं, एफिड्स जो है सेब को सक करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स की पत्तियों से और तनों से जो रस निकलता है उसको चूसते हैं ये एफिड्स। और ये एफिड्स जब चूसते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर संक्रमण के कारण एक हनी ड्यू बनता है। हनी ड्यू नामक चिपचिपा पदार्थ बनता है, जिसके कारण वहाँ पर चींटियाँ आती है और चींटियाँ जो है फिर उस एरिया में जो फंजाई के जो इन्फेक्शन को भी बढ़ावा देती है। तो एफिड्स क्या है? एफिड्स इंसेक्ट है, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट है जिसे गण या गुन कहते हैं। और ये जो है एफिडोडिया सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्थ्रोपोडा के सदस्य हैं। और ये पादप की पत्तियों और तनों से जो है रस को चूसते हैं। तो इन एफिड्स के साथ में टीएमवी वायरस जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ट्रांसमिट हो सकता है, गमन कर सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। तो यहाँ पर लिख रखा है कई एफिड्स जैसे मैकस पेरिकी और माइक्रोसिफोन इत्यादि टीएमवी वायरस के वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं। ये ले जाते हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर। एक व्यक्ति जो तंबाकू की संक्रमित पत्तियों वाली सिगरेट का उपयोग करता है वह भी इस रोग को फैला सकता है। यदि कोई पर्सन सिगरेट पीता है और वो सिगरेट का बचा हुआ जो पीछे वाला भाग किसी प्लांट पर गिरा दे, तो हो सकता है कि उस सिगरेट के पीछे के जो भाग में उपस्थित तंबाकू है उसमें तंबाकू मोज़ेक वायरस हो और वो जहाँ भी गिरे वहाँ पर उपस्थित पादप की पत्तियों को संक्रमित कर दे। ये वायरस बीज आवरण को संक्रमित कर देते हैं, जो सीड कोट होता है उसको संक्रमित कर देते हैं, तथा इन बीजों से अंकुरित होने वाले पौधे भी संक्रमित हो सकते हैं। तो जो टीएमवी है वो एफिड्स के द्वारा जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जा सकता है। और जो सीड कोट जो है वो भी यदि संक्रमित है तो जो जर्मिनेटिंग प्लांट होगा, न्यू बॉर्न जर्मिनेटिंग प्लांट, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट है टीएमवी का पैथोजेनिक या डिजीज साइकिल। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। फ्रेंड्स आप पहले 1 नंबर डायग्राम में देखिए, ये जो आपको कोशिका दिख रही है ये होस्ट सेल है और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये टीएमवी का वायरस है, तंबाकू मोज़ेक वायरस। जब तंबाकू मोज़ेक वायरस होस्ट सेल में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तंबाकू मोज़ेक वायरस जनरली अपने प्रोटीन के आवरण तथा आरएनए के साथ में होस्ट सेल में प्रवेश करेगा। और जैसे ही ये होस्ट सेल में प्रवेश करता है, अब आप 2 नंबर डायग्राम में देखिए, तो इसका जो प्रोटीन का जो आवरण है, ये प्रोटीन का आवरण डिजनरेट हो जाता है, विघटित हो जाता है। लेकिन जो आरएनए है वो आरएनए इस परपोषी कोशिका के
केंद्र के अंदर चला जाता है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। जैसे 1 नंबर डायग्राम में हमने देखा कि भाई ये होस्ट सेल थी और होस्ट सेल में टीएमवी वायरस ने एंटर किया, और टीएमवी वायरस जब एंटर करता है तब टीएमवी वायरस एंटर करने के पश्चात उसका प्रोटीन तो विघटित हो जाता है, प्रोटीन का आवरण तो विघटित हो जाता है, लेकिन उसका जो आरएनए है वो इस केंद्र के अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर आप 3 नंबर डायग्राम में देखिए। अब क्या होता है, ये जो आरएनए इस केंद्र के अंदर प्रवेश करा, ये आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा एक अपनी कॉपी या कंप्लीमेंट्री आरएनए तैयार करता है। जो टीएमवी का आरएनए केंद्र के अंदर प्रवेश करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा अपना कॉपी तैयार करता है, अपना कंप्लीमेंट्री या संपूरक तैयार करता है। तो ये यहाँ पर आप इस केंद्र के अंदर देखिए 2 आरएनए की कॉपी बन चुकी है। ठीक है, 2 आरएनए हैं यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड के। अब क्या होगा, ये आरएनए अपनी और नई कॉपीज बनाएगा। यहाँ पर 4 नंबर डायग्राम में देखिए, इस पूरी होस्ट सेल के अंदर आपको साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे जो है ये लाल कलर के जो है वायरल आरएनए दिख रहे होंगे, टीएमवी के आरएनए। तो इस प्रकार से बहुत सारे वायरस आरएनए बन जाते हैं। अब ये जो वायरस आरएनए एमआरएनए की तरह बिहेव करता है, और एमआरएनए की तरह बिहेव करेगा और क्या करेगा कि अपने लिए प्रोटीन बनाएगा। किसके टीआरएनए को यूज लेकर के? होस्ट सेल के टीआरएनए को यूज लेकर। तो ये जो एमआरएनए लिख रखा है, ये एमआरएनए है टीएमवी वायरस का आरएनए। ये एमआरएनए इस पर राइबोसोम जुड़ता है, और इधर जो है टीआरएनए अमीनो एसिड को लाता है और टीएमवी वायरस के लिए जो है प्रोटीन की चेन का निर्माण होता है, अमीनो एसिड फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। 6 नंबर डायग्राम में देखिए, इस पूरी होस्ट सेल के अंदर बहुत सारे जो है प्रोटीन का निर्माण हो चुका है। 7 नंबर डायग्राम में देखो, 7 नंबर डायग्राम में आपको इस होस्ट सेल में लाल कलर की जो धागेनुमा संरचनाएं दिख रही हैं, वो तो है वायरस के आरएनए, और ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, बिंदु समान संरचनाएं, ये वायरस के लिए प्रोटीन का निर्माण हो गया, प्रोटीन के कैप्सोमियर का निर्माण। अब आप इस 8 नंबर डायग्राम में देखिए, 8 नंबर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ये तो है आरएनए वायरस का, और ये जो कैप्सोमियर का निर्माण हुआ 7 नंबर में, ये सारे कैप्सोमियर इस वायरस आरएनए के चारों ओर जो है अरेंज होना चालू हो गए। जब आप 9 नंबर डायग्राम में देखेंगे तो 9 नंबर डायग्राम में आपको पूरा टीएमवी बना हुआ दिख रहा होगा। आप 10 नंबर डायग्राम को देखिए, तो ये एक होस्ट सेल है, और ऐसे करके ऐसे बहुत सारे आरएनए बने थे होस्ट सेल में, और बहुत सारे कैप्सोमियर बने थे। तो ये पूरी की पूरी एक जनरेशन तैयार हो गई टीएमवी वायरस की होस्ट सेल के अंदर, जो आप 10 नंबर डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा जो साइकिल है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये टीएमवी वायरस का पैथोजेनिक साइकिल है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डिजीज साइकिल हम जल्दी से इसको क्लियर करते हैं, क्योंकि हम डायग्राम में समझ चुके हैं। टीएमवी वायरस जो है वो बिल्कुल, यदि छोटा सा घाव हो रखा हो पादप के, बहुत ही माइनर ट्रॉमा या इंजरी हो रखी हो, वहां से एंटर कर जाता है प्लांट में। क्या होता है, जनरली जो है पूरा का पूरा वायरस एंटर करता है अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के साथ में, लेकिन प्रोटीन की जो सामग्री है, प्रोटीन कोड नष्ट हो जाता है। हम डायग्राम में देख आए हैं अभी। फिर क्या होता है, वायरस का जो आरएनए होता है, वो जो है वायरस का आरएनए पौधे की कोशिका को अधिक वायरस न्यूक्लिक एसिड तथा वायरस प्रोटीन को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्शन देता है। पादप कोशिका की सामान्य गतिविधि बाधित हो जाती है। मतलब क्या होगा, जब भी वायरस किसी होस्ट सेल पर अटैक करता है, तब उस होस्ट सेल की जो सेल्यूलर मशीनरी है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, और उस सेल से अपने लिए जो है प्रोटीन बनवाता है। तो इस प्रकार से उस सेल्यूलर मशीनरी को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है, हैंग कर लिया जाता है, हाईजैक कर लिया जाता है। वायरस पार्टिकल के पादप कोशिका में प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया को पिनोसाइटोसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, पिनोसाइटोसिस का मतलब जब आपने 11th में सेल यूनिट को पढ़ा होगा तो पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस शब्द सुने होंगे।
पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड के रूप में लिया, लिक्विड ड्रॉपलेट को जो है इनगल्फ करना। तो ये जो इनोकुलेशन होता है इसका, कंटामिनेट जो लिक्विड होता है टीएमवी का, तो वो उसको ड्रॉपलेट के रूप में जो है प्लांट के अंदर चला जाता है। तो जो वायरस पार्टिकल है, वो वायरस पार्टिकल जब प्रवेश करता है प्लांट के अंदर तो उसे पिनोसाइटोसिस कहते हैं। वायरस पार्टिकल से प्रोटीन कोट अलग होकर नष्ट हो जाता है। मुक्त हुआ जो तंबाकू मोजेक वायरस का आरएनए होता है वो कोशिका द्रव से केंद्रक में चला जाता है और केंद्रक में जाकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के निर्माण को अभिप्रेरित करता है, इंड्यूस करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का निर्माण होगा तभी जो है वो जो वायरस का आरएनए है अपनी कॉपी या कंप्लीमेंट्री तैयार कर पाएगा, और वही कंप्लीमेंट्री आरएनए होगा वो टेम्पलेट का काम करेगा, सांचे का काम करेगा और बहुत सारे वायरस के आरएनए बनाएगा, टीएमवी वायरस के आरएनए। इस एंजाइम की उपस्थिति के कारण, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति के कारण एक रज्जु की वायरस आरएनए का संश्लेषण होता है जिसे कंप्लीमेंट्री आरएनए कहते हैं। तो जो आरएनए पॉलीमरेज बना उस आरएनए पॉलीमरेज ने जो है कंप्लीमेंट्री आरएनए का निर्माण किया। यह कंप्लीमेंट्री वायरस आरएनए एक सांचे की भांति, टेम्पलेट की भांति कार्य करता है और ये जो है नए वायरस आरएनए को बनाता है, और ये जो वायरस आरएनए होते हैं केंद्रक से वापस कोशिका द्रव में आ जाते हैं और एमआरएनए के समान काम करते हैं। ये जो नया बनता है आरएनए, ये जो है साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं कोशिका द्रव में और एमआरएनए के समान भांति काम करते हैं। और एमआरएनए फिर अब क्या करेगा, राइबोसोम से जुड़ करके टीआरएनए लेकर के आएगा अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड को जोड़ कर प्रोटीन की चेन का निर्माण करेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करेगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं प्रत्येक एमआरएनए राइबोसोम से जुड़ जाता है तथा होस्ट सेल का टीआरएनए प्रोटीन उप इकाइयों के संश्लेषण को अभिप्रेरित करता है, कैप्सोमियर के निर्माण को जो है इंड्यूस करता है। एमआरएनए जो है इसके पश्चात प्रोटीन में अमीनो एसिड की श्रृंखला का निर्धारण करके विशिष्ट प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करता है। जब आवरण की प्रोटीन उप इकाइयां निर्मित हो जाती हैं, जब वायरस के प्रोटीन कोट जो वायरस का आवरण होता है उसकी उप इकाइयां कैप्सोमियर बन जाती है, तब यह कैप्सोमियर नए वायरस आरएनए के चारों ओर एक निश्चित क्रम में संगठित होकर संपूर्ण वायरस पार्टिकल या वायरॉन का निर्माण कर देते हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे जैसा कि हमने अभी पहले डायग्राम में देखा था। नेक्स्ट, नए वायरस कणों के बन जाने के बाद भी होस्ट प्लांट सेल नष्ट नहीं होती। क्या होता है कि जब नए वायरस पार्टिकल बन जाते हैं, नए टीएमवी बन जाते हैं बहुत सारे, फिर भी वो पादप कोशिका नष्ट नहीं होती है। प्लाज्मोडेस्माटा से, भाई आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं जो आपस में जो है जीव द्रव्य के बीच में, प्रोटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शन पाए जाते हैं, उन कनेक्शंस को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये जो टीएमवी वायरस है ये उस होस्ट सेल को नष्ट नहीं कर देते, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा सेल टू सेल मूव करते हैं। और सेल टू सेल मूव करके आप जानते हैं क्या करते हैं, ये सेल टू सेल मूव करके पहुंचते हैं फ्लोएम के पास में। जो प्लांट की जो पत्ती की जो शिराएं हैं, शिराओं से होते हुए फ्लोएम तक पहुंच जाते हैं। और फ्लोएम में जब भी ये पहुंचते हैं, जब ये वेस्कुलर सिस्टम के पास में पहुंच जाते हैं, तब फिर इनका संचरण बहुत तेजी से होता है। फ्लोएम में आने के बाद में ये जाते हैं जड़ों तक, और जड़ों तक जाकर के पूरे पादप को इन्फेक्ट कर देते हैं, ओवरऑल जो है डिजीज कर देते हैं प्लांट को। और फिर ये जाते हैं पादप के ऊपरी भागों तक, पादपों के ऊपरी भागों में भी संक्रमण कर देते हैं। नेक्स्ट, तो यहां पर यही लिख रखा है, नए वायरस कणों के बन जाने के बाद भी होस्ट सेल नष्ट नहीं होती, बल्कि वायरस पार्टिकल एक होस्ट सेल से दूसरी होस्ट सेल में प्रवेश कर ओवरऑल इन्फेक्शन करता है, कंप्रिहेंसिव इन्फेक्शन, सर्वांगीण जो है संक्रमण। जब किसी प्रक्रिया के द्वारा वायरस का संचरण होता है तो वायरस स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं। ये टीएमवी वायरस पार्टिकल बहुत ही स्टेबल होते हैं। जब कुछ जगहों से सेल टूट जाती हैं या फिर पौधे की पत्तियां सूख जाती हैं, तब ये वायरस पार्टिकल नए पौधों को संक्रमित करने के लिए रिलीज हो जाते हैं। जब एक प्लांट इन्फेक्ट है वायरस से, टीएमवी वायरस से, तो जब उस पादप पर कोई ट्रॉमा या इंजुरी होती है, तब वो वायरस जो है पुनः जो है उस प्लांट से बाहर आ जाते हैं और किसी नए प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। या फिर जब पादप की पत्तियां सूख जाती हैं, तब वो सूखी हुई पत्तियों के साथ में जो है वायरस जमीन पर नीचे गिर जाते हैं और कैसे भी करके नए पादप के जो है संपर्क में आकर के उसे भी इन्फेक्ट कर देते हैं।
टीएमवी प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से सेल टू सेल मूव करते हैं और मूवमेंट के लिए मूवमेंट प्रोटीन का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे वायरस सेल टू सेल मूव करते हुए आखिरकार पादप के वैस्कुलर सिस्टम या सिराओं तक पहुंचते हैं, तो तेजी से संक्रमण को बढ़ाने के लिए फ्लोएम से होकर जड़ों तथा पादप के वर्धिशील शीर्षों तक पहुंच जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ओवरऑल इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ टीएमवी। अब हम देख रहे हैं कि भाई तंबाकू मोजेक वायरस के पादप में क्या लक्षण दिखते हैं। वो तो लक्षण क्या है भाई, जैसे हम तंबाकू मोजेक वायरस के भाई वो पत्तियों पर जो है मोजेक पैटर्न बनता है, पत्तियां जो है नीचे की ओर से कर्ल होने लग जाती है, मुड़ जाती है, नेक्रोसिस होता है, उत्तक सही होता है, ब्लिस्टर या छाले या फफोले बनते हैं पत्तियों पर, और कुछ तो डिकलरेशन हो जाता है, पत्ती की जो वेंस है वो पीली दिखने लग जाती है। कुछ इस प्रकार के लक्षण हमको इस पर दिखाई देंगे। तो हम बात करते हैं। तो लक्षण जो है पादप की बाह्य तथा आंतरिक अभिव्यक्ति होते हैं। जो भी कैरेक्टर शो होते हैं वो उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल जो एक्सप्रेशन होता है उसके कष्टों को इंडिकेट करते हैं, उसकी सफरिंग्स को जो है इंडिकेट करते हैं उसके लक्षण, कि भैया उसकी क्या हालत है, प्लांट की हालत क्या है अभी, वो उसमें दिखने वाले लक्षण अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं। और वो लक्षण कैसे हो सकते हैं? वो लक्षण या तो प्राइमरी हो सकते हैं या ओवरऑल हो सकते हैं। या तो रोग अभी अपनी प्राइमरी कंडीशन में है या फिर पूरा प्लांट ही डिजीज हो गया, तो वो चीज। प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं हम वो देखते हैं। प्राथमिक लक्षण लोकल रिएक्शन के फलस्वरूप इनोकुलेशन साइट पर दिखाई देते हैं। रोग फैलने के साथ साथ ये लक्षण गायब हो जाते हैं। प्राइमरी सिम्टम्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं भाई। देखो, इनोकुलेशन का क्या मतलब होता है? टीकाकरण। तो टीकाकरण से मतलब है कि भाई हम जो है किसी चीज़ को इन्फेक्ट कराते हैं, किसी चीज़ को इन्फेक्ट कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है ग्रो कराते हैं किसी मीडियम में, और हम उस जो भी मीडियम है या फिर कोई प्लांट या जंतु है उसको उसके प्रति टॉलरेंस उत्पन्न करने के लिए ऐसा करते हैं। अरे भाई हम टीका क्यों लगाते हैं? टीके में एक्चुअल में वो डेड वायरस होता है, लेकिन वो मृत वायरस होता है। तो जब टीका हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है तब वो वायरस तो मृत है, तो वो जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें असर कुछ नहीं होता, हम रोगी नहीं होते, लेकिन हमारा शरीर यह पहचान लेता है कि यह फॉरेन पार्टिकल है, और उस फॉरेन पार्टिकल के प्रति पहले ही वो एंटीबॉडी निर्माण कर लेता है। और जब वास्तव में हम उस बीमारी के संपर्क में आते हैं, वो वायरस हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हमारे शरीर में बनी हुई जो पहले से उपस्थित एंटीबॉडी है वो उस वायरस का असर हमारे शरीर के ऊपर नहीं होने देती। तो प्राइमरी सिम्टम्स क्या है? ये प्राइमरी सिम्टम्स जहाँ पर हमने ज़बरदस्ती वायरस को इंजेक्ट कराया है वहाँ पर दिखते हैं, और थोड़े समय बाद में ये गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक लक्षण कौन कौन से होते हैं? पहला, वैन क्लियरिंग। वैन क्लियरिंग का मतलब क्या होता है? सिराएं एकदम साफ हो जाती है, सिराएं आपको पत्ती में साफ दिखने लग जाती है, वो पीली हो जाती है। भाई जनरली पूरी पत्ती हरी होती है, लेकिन जब प्राथमिक लक्षण दिखाई देते हैं टीएमवी के, तब वो जितनी भी सिराएं होती है वो सारी की सारी सिराएं पीले कलर की दिखाई देने लगती है। सिराओं का साफ होना या सिराओं के पीले नेटवर्क का निर्माण हो जाता है। अब इनोकुलेशन जो टीकाकरण है उसका मतलब क्या होता है? द इंट्रोडक्शन ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू अ मीडियम सुटेबल फॉर इट्स ग्रोथ। क्या भाई जो है हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, हम किसी सूक्ष्म जीव को इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे मीडियम में जहाँ पर उसकी ग्रोथ हो सके, उस जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस बैक्टीरिया, उसकी ग्रोथ हो सके, वो टीकाकरण कहलाता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पैथोजन और एंटीजन इनटू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो हमने क्या बताया था अभी कि जब आपके शरीर में टीका लगाया जाता है तो वो टीका वास्तव में मृत वायरस या बैक्टीरिया होता है, और वो मृत वायरस या बैक्टीरिया एक प्रकार के एंटीजन होते हैं। तो जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उन फॉरेन पार्टिकल्स के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है, जिसके कारण क्या होता है कि कभी वो वायरस या बैक्टीरिया हमें इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा तो हमारे शरीर में उपस्थित पहले से उपस्थित जो एंटीबॉडी है वो उसको खत्म कर देगी, उसे इन्फेक्ट नहीं करने देगी हमारे शरीर। फिर नेक्स्ट है जो प्राथमिक लक्षणों में लोकल लीशंस। तो लोकल लीशंस का मतलब क्या होता है भाई? घाव, छोटे छोटे घाव या स्थानीय घाव, चोट या सती। तो क्या हो जाता है इसमें? नेक्रोसिस और क्लोरोटिक एरियाज का निर्माण हो जाता है छोटे छोटे। लोकल लीशंस का मतलब है कि छोटे छोटे घाव बन जाएंगे पादप की पत्तियों पर, पादप के ऊतकों का क्षय होने लग जाएगा, और
हरिमाहीन क्षेत्र बन जाएंगे, ऐसे क्षेत्र बन जाएंगे जहाँ पर जैसे पीले पीले कलर के क्षेत्र बन जाएंगे, थोड़े सफ़ेद कलर के क्षेत्र बन जाएंगे, तो हरिमाहीन क्लोरेटिक एरियाज जो है ऐसा निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिख रखा है, डैमेज कॉज्ड टू अ पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू इंजरी और इलनेस। कि भाई लिसेंस मतलब चोट या क्षति का मतलब क्या होता है कि शरीर पर जो है इंजरी के कारण जो है डैमेज होना, वो लिसेंस कहलाते हैं। लोकल लिसेंस छोटे उत्तक सही और हरिमाहीन क्षेत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अच्छा अभी हमने जो है सिम्टम्स ऑफ टीएमवी में प्राइमरी सिम्टम्स पढ़े, जिसमें पहला था क्लियरिंग ऑफ वेंस, कि भाई सिराएं साफ हो जाती हैं, पीले कलर के दिखने लग जाती है, और दूसरा था लोकल लिसेंस, स्थानीय घाव हो जाते हैं, उत्तकों का जो मर जाना होता है या उत्तक नष्ट हो जाते हैं, उत्तक क्षय हो जाता है और हरिमाहीन या क्लोरेटिक क्षेत्र बन जाते हैं। फिर एक तो प्राथमिक लक्षण थे, एक ओवरऑल लक्षण थे कि भाई जब पादप जो है पूरा जो संक्रमित हो जाए तब क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, वो हम अब डिस्कस कर रहे हैं। तो सिस्टमेटिक मेन या ओवरऑल सिम्टम्स में क्या होगा, पत्तियां जो है सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, जब ओवरऑल इन्फेक्शन हो जाएगा तब पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लग जाएगी, डाउनवर्ड कर्लिंग होने लग जाएगी, और जो यंग एपिकल लीव्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी, जो ऊपर की ओर जो तरुण शीर्षस्थ पत्तियां हैं वो विकृत हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, उनका आकार बिगड़ जाएगा, एक्चुअल शेप में वो नहीं रहेगी। दूसरा कैरेक्टर है मोज़ेक मोटलिंग। मोज़ेक मोटलिंग में क्या होता है कि भाई पादप की पत्तियों पर जो अनियमित धब्बे बनते हैं, हल्के गहरे हरे या पीले धब्बे या धारियां बनती है इस प्रकार। तो यहाँ लिख रखा है कि मोज़ेक सिम्टम परिवर्तनशील होते हैं, वेरिएबल होते हैं, लेकिन इनमें पत्ती पर अनियमित धब्बे जो हल्के या गहरे हरे या पीले धब्बे या धारियां शामिल है, इस प्रकार के धब्बे बनते हैं मोज़ेक मोटलिंग में। फिर इंटरवीनल मोटलिंग में क्या होगा कि भाई जो पत्ती है, जो तंबाकू की जो पत्ती है उसकी सतह पर जो है जो अपर सरफेस जो होगी, उसकी अपर सरफेस पर गहरे रंग के बड़े बड़े धब्बे बनेंगे और वो बाद में जाकर के फफूलों में परिवर्तित हो जाए। जैसे यहाँ पर लिख रखा है, पत्ती की ऊपरी सतह पर गहरे रंग के बड़े धब्बे दिखाई देते हैं जो अंततः अनियमित फफूलों वाले क्षेत्रों में विकसित हो जाते हैं, इसे इंटरवीनल मोटलिंग कहते हैं। फिर वैन बेंडिंग, तो वैन बेंडिंग में क्या होगा कि जो वेन्स जहाँ दिख रही है आपको, उसके आसपास के क्षेत्र तो हरे रहेंगे, जो आसपास के जो टिश्यू है, जो उत्तक है, वो तो हरे रहते हैं, लेकिन बाकी वाले जितने भी उत्तक है किनारों से वो सारे के सारे धब्बेदार हो जाते हैं, पैचेज बन जाते हैं वहाँ पर, तो इससे जो है वैन बेंडिंग कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए आप, ये लीफ है और लीफ तंबाकू के पादप की नहीं है। मैंने सिर्फ आपको शिराएं कहाँ पर है और कैसी है वो देखने के लिए आपको ये लीफ बताई। तो फ्रेंड्स, ये जो है पादप की अपर सरफेस पर आप देखिए, ये मध्य में ये मिड रिब है, मेन मिड रिब या मध्य शिरा या मिड वैन, और ये इस प्रकार से जो दिख रही है आपको, ये लेटरल वेन्स है, और इन लेटरल वेन से भी जो है ऐसे ऐसे करके निकलती हैं, इन्हें कहते हैं वेनलेट्स, सिरा या सिरिकाएं। तो जो है ये आपको इस प्रकार का जो है जाल दिख रहा होगा, तो ये सिरा और सिरिका है। तो इंटरवीनल मोटलिंग, मोज़ेक मोटलिंग, इन सारे से जो है आप मतलब समझ गए। तो यहाँ सिराएं कैसी होती हैं वो देखने के लिए जो है हमने ये चीज़ बताई। भाई जैसे अभी तो ये पत्ती हरी दिख रही है, लेकिन जब संक्रमण हो जाता है तो फिर ये पीली, थोड़ा सफ़ेद कलर की, ये जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये आपको यहाँ से पत्ती का जो है टुकड़ा टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हुआ क्या, नेक्रोसिस हुआ, इस जगह का उत्तक नष्ट हो गया है, इसे नेक्रोसिस या उत्तक क्षय कहते हैं। और जब पत्तियां जो है विकृत हो जाती है, जैसे ये विकृत नहीं है एक्चुअल में, ये मुरझा गई है, लेकिन जब पत्तियां विकृति की ओर आ जाती है तब उसे डिस्टॉर्ट कहते हैं। और पत्तियां सामान्यतः हरी होती हैं, लेकिन जब इसका कलर गायब हो जाता है, डिकलरेशन हो जाता है, तो ये भी एक डिजीज का सिम्टम है। नेक्रोसिस या उत्तक क्षय, तो नेक्रोसिस या उत्तक क्षय का मतलब है कि भाई पादप का कोई पर्टिकुलर पत्ती का कोई एरिया या भाग जो है वो नष्ट हो चुका है,
जैसे यहाँ पर लिखा है, कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु। कोशिकाओं या ऊतकों की मृत्यु या तो किसी रोग के कारण या किसी ट्रॉमा या इंजरी के कारण, किसी चोट के कारण। डेथ ऑफ सेल और टिश्यू थ्रू डिजीज और इंजरी। समय से पहले पादपों के पत्ते झड़ जाते हैं तथा पादप बोना ही रह जाता है। ये भी लक्षण है, किसका लक्षण है? ये भी लक्षण है आपके जो ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं। एक तो प्राइमरी सिम्टम्स हो गए जिसमें क्लियरिंग ऑफ वेंस और लोकल लीशंस हो गए, और ये ओवरऑल सिम्टम है। तो ओवरऑल सिम्टम्स में नेक्रोसिस भी शामिल है और स्टंटिंग भी शामिल है, बोनापन। ये देखो यहाँ पर, समय से पहले पादपों के पत्ते झड़ जाएंगे यदि पूरा संक्रमित हो गया है तो पादप, और पादप बोना ही रह जाएगा। तो ये ओवरऑल सिम्टम्स है जब पादप पूर्णतया संक्रमित हो गया। फिर तंबाकू मोजेक वायरस का कंट्रोल कैसे करें और इस तंबाकू मोजेक वायरस डिजीज का जो मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर चर्चा करते हैं। पहला, टीएमवी का प्लांट्स के साथ संक्रमण को घटाने के लिए या फिर वायरस को इनएक्टिव करने के लिए आप पहले तो कृषि उपकरणों को साबुन या जो हाउस होल्ड जो ब्लीच है कि 10% घोल से आप धोएं। जो भी एग्रीकल्चर एपरेटस है उन्हें आप जो है साबुन और जो घरेलू ब्लीच होता है, ब्लीचिंग, उससे आप धोएं ताकि संक्रमण या फिर जो कंटामिनेट और का जो पोर्शन है उस कृषि उपकरण का वो साफ हो सके। दूसरा, टीएमवी से संक्रमित मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मिट्टी को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। यदि आपको मालूम है कि इस मृदा में तंबाकू के संक्रमित पौधों का मलबा पड़ा है तो वो मिट्टी इन्फेक्टेड है, हो सकता है कि उसमें डोरमेंट फेज में उपस्थित टीएमवी के पार्टिकल हो, तो आप उसका इस्तेमाल ना करें, उसको चेंज कर दें। फिर कि जो मृत पत्तियां और पुराने पौधे के जो डिस्पोज में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वो सूख जाते हैं। अब कोई भी जैसे तंबाकू का संक्रमित पादप है वो जब सूख जाता है तो सूख करके धीरे धीरे नष्ट होना चालू हो जाता है, तो हमें ये मालूम नहीं रहता कि वो नष्ट हो रखा जो पार्ट होता है उसमें से टीएमवी के जो वायरस है वो निकल करके मृदा में मिक्स हो गए। तो उसका जो डिस्पोज जो है आप प्रॉपर जो है करना चाहिए ताकि वो मिट्टी में न मिल सके वायरस टीएमवी के, क्योंकि वो पुनः जो है किसी नए प्लांट को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यंग प्लांट पर टीएमवी के हल्के स्ट्रेन का टीका लगाने से टीएमवी के जो है अधिक गंभीर स्ट्रेन के बाद के संक्रमण से बचाया जा सकता है। यह एक अच्छी तरीके से जो है प्रलेखित नियंत्रण रणनीति है जिसे क्रॉस प्रोटेक्शन कहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई बचपन में बच्चों के अनेक प्रकार के टीके लगते हैं। वो टीके मृत वायरस होते हैं, डेड वायरस होते हैं। वो टीके लगाने से बच्चा रोगी नहीं होता है बल्कि उस वायरस से वो जान पहचान कर लेता है और जान पहचान करके अपने शरीर के अंदर उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। तो जब भी वो वायरस भविष्य में कभी उसके पास में आने की कोशिश करेगा तो वो एंटीबॉडी उस वायरस को पहले ही पहचान कर मार देगी, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो संक्रमित नहीं होगा। तो उसी प्रकार जो है क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि भाई तंबाकू के पादप को जो है उसमें टॉलरेंस पैदा करते हैं उस तंबाकू वायरस के प्रति, थोड़ा थोड़ा सा इंजेक्ट करते हैं टीएमवी, माइल्ड स्ट्रेन, सीवियर स्ट्रेन नहीं, माइल्ड स्ट्रेन यूज करते हैं ताकि वो अपने अंदर जो है प्रतिरोधी क्षमता बना सके इस टीएमवी वायरस के प्रति। फिर कल्टीवार्स का मतलब है भाई किसमें आप जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में पैदा कीजिए जो ऑलरेडी जो है टीएमवी के प्रति प्रतिरोधी हो, जो टीएमवी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखे। आप जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके जो तंबाकू के प्लांट के अंदर उसका जो जीन है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें प्रतिरोधी गुण ला सकते हैं तंबाकू मोजेक वायरस के प्रति, तो वो उससे जो है इन्फेक्ट होगा ही नहीं। तो इसमें क्या लिख रखा है हम पढ़ते हैं। कल्टीवार्स, तंबाकू व टमाटर की कई ऐसी किस्में विकसित की गई जो आनुवांशिक रूप से टीएमवी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखती है। ओके, लुक आउट फॉर डिजीज प्लांट्स कि भाई आप क्या करना चाहिए, बुआई के समय ही संक्रमित पौधों को गाड़ दो, आप जमीन में दफना दो या फिर बैगिंग करके मैदान से ही हटा दीजिए आप। स्काउटिंग फॉर डिजीज प्लांट या लुक आउट फॉर डिजीज प्लांट। फिर खेत में संक्रमण के चांसेस को कम करने के लिए आप रोटेशन प्रैक्टिसेस को अपनाएं। आप जो है फसल चक्रण करें, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट या नॉन होस्ट क्रॉप्स को उगाना चाहिए। आप क्या करेंगे आप, या तो आप
जो इस टीएमवी के रोग से जो प्रतिरोधी किस्में या तो वो उगाएं, या फिर ऐसी फसलें उगाएं जिस पर टीएमवी जो है अटैक करे ही ना, तो नॉन होस्ट क्रॉप्स, ऐसे आप किस्में उगाएं। टीएमवी से कंटामिनेंट तंबाकू के बीजों को ट्राइसोडियम फास्फेट के 10% घोल से 15 मिनट तक उपचारित या ट्रीट करना चाहिए। यदि टीएमवी वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं सीड, तंबाकू के सीड, तो उन सीड को ट्राइसोडियम फास्फेट का जो 10% घोल है, उस घोल में 15 मिनट तक रखें उन बीजों को, और फिर अंकुरण के लिए उपयोग में लें। नेक्स्ट, टीएमवी से दूषित टमाटर के बीजों को रोपण से पहले 2-4 दिनों के लिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इंक्यूबेट किया जाना चाहिए। यदि